स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। किसान आंदोलन में आज सबसे निर्णायक दिन रहा। प्रधानमंत्री ने करीब करीब 1 घंटे तक किसान भाइयों से सीधे बात की, पॉइंट बाय पॉइंट, क्लॉज बाय क्लॉज, टॉपिक बाय टॉपिक। प्रधानमंत्री ने हर कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की। एक तरह से नरेंद्र मोदी ने किसानों के सामने एक फाइनल ऑफर दे दिया। कानून के सारे एस्पेक्ट्स बताए, फिर भी अगर सुधार करना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। नरेंद्र मोदी के 53 मिनट की बात बहुत सारे किसानों को पसंद आई है। खबर यहां तक है कि आज के भाषण से आने वाले कल का सलूशन भी निकलेगा। मोदी ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, उनकी बातों से क्या हेडलाइन निकली, समझिए। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 बार हाथ जोड़े। एक बार किसान भाइयों के लिए और दूसरी बार विपक्ष के उन नेताओं के लिए जिन्होंने किसान भाइयों को खेत से उठाकर दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचा दिया है। सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। पूरे 53 मिनट तक प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों को समझाया, उनका भ्रम दूर किया, उनको भड़काने वाले नेताओं को परत दर परत एक्सपोज कर दिया। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर बैठे नेता प्रधानमंत्री की बातों पर 53 सेकंड में ही फैसला सुनाने को रेडी हो गए। प्रधानमंत्री की अपील डायरेक्ट किसान भाइयों से है, फैसला सुनाने से पहले कम से कम 53 मिनट तो सोचिए। कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है। एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर बीते दशकों में जो पाप किया गया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। और मैं फिर दोहराता हूं, नए कानून के बाद 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। दिल्ली आने जाने वाले रास्तों को घेरकर ठंड के मौसम में वहां किसान भाइयों को धरने पर बिठाकर विपक्ष के कुछ नेताओं को लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी को दबाव में लेने चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने आज उन सबको जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को सबसे ज्यादा डिफेंड किया, लेकिन मोदी का अप्रोच डिफेंसिव नहीं रहा। पहली लाइन से ही नरेंद्र मोदी ने सुपर एग्रेसिव अप्रोच दिखाया। आखिरी लाइन में वो डिफेंसिव हुए भी तो सिर्फ किसान भाइयों के लिए। भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। 6 साल प्रधानमंत्री ने फैक्ट्स और फिगर के साथ बात की, किसान भाइयों को एग्जाम्पल दे देकर समझाया। किसी को आशंका हो तो सरकार सिर झुकाकर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन भ्रम फैलाने वाली जमात से किसान भाई सावधान रहे। ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। एमएसपी खत्म करने पर झूठ फैलाया गया। विपक्ष ने एपीएमसी मंडियों पर भी झूठ बोला। नए कानून से किसानों को ज्यादा आजादी मिली। अब किसान को जहां फायदा वहां फसल बेचे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसी की जमीन नहीं जाएगी।
फार्मिंग एग्रीमेंट में किसान के हित को तरजीह दी जाएगी, न एमएसपी खत्म होगी, न कोई मंडी बंद होगी। विपक्ष ने कर्ज माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया। मोदी सरकार ने किसानों का ख्याल रखा। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू की। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। मैं आज देशवासियों के सामने, देश के किसानों के सामने, इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं। साथियों, किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला। इनके लिए किसान देश की शान नहीं, इन्होंने अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए किसान का समय समय पर इस्तेमाल किया है। स्वागत कीजिए। एमपी के रायसेन में जुटे किसानों के सामने नरेंद्र मोदी का संबोधन फुल पॉलिटिकल रहा। पूरे देश के किसान प्रधानमंत्री को सुनते हैं, इसलिए उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर फैलाई गई हर गफलत को दूर करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री का संबोधन भले ही वर्चुअल था, मगर उनकी बातें एक्चुअल थी। 1600 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं, कोई बिचौलिया नहीं। मोदी सरकार ने वही कानून बनाया है जिन पर पिछली सरकारें काम कर रही थी। 2020 के 3 कृषि कानून रातों रात नहीं बने, उन पर पिछले 20 साल से राज्य सरकारों, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ मंथन चल रहा था। कृषि कानूनों पर विपक्ष के डबल गेम की क्लियर पिक्चर समझने के लिए इन कानूनों की टाइमलाइन देखना जरूरी है। 2003 में एपीएमसी एक्ट में बदलाव हुआ। 2006 में यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग बनाया। स्वामीनाथन आयोग ने एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की सिफारिश की। 2007 में यूपीए सरकार ने मॉडल एपीएमसी रूल बनाए। मनमोहन सरकार ने राज्यों पर मंडियां खोलने का दबाव डाला। 2010 में कृषि मंत्री शरद पवार ने एम्पावर्ड कमेटी बनाई। 2010 में ही शरद पवार ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। शरद पवार ने मंडियों को खोलने का दबाव बनाया। 2013 में पाटिल कमेटी ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सिफारिश की। यूपीए सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें 2014 तक लागू नहीं की। कांग्रेस ने 2019 के संसदीय चुनावों में एपीएमसी एक्ट खत्म करने का दावा किया। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब चुनावों में ऐसा ही वादा किया था। एनसीपी और डीएमके जैसी पार्टियों ने भी ऐसा वादा किया। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह भी मंडियों को खोलने के पक्ष में रहे। इन तमाम पार्टियों और उनके नेताओं ने समय समय पर कृषि सुधारों का वादा किया। पंजाब की अमरिंदर सरकार पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रही है। विपक्षी पार्टियों ने जो वादा किया उसे नरेंद्र मोदी ने पूरा किया, लेकिन अब किसान भाइयों को आगे करके उसी का विरोध कराया जा रहा है। देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में
इन सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया। मुझे लगता है उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। 6 साल में नरेंद्र मोदी को हवा में बातें करने की आदत नहीं, उनका होमवर्क बहुत तगड़ा रहता है। आज तो वो डेटा रजिस्टर के साथ आए। एमएसपी खत्म करने को लेकर बहुत तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, किसान भाइयों को वर्गलाया जा रहा है। मोदी ने डेटा के साथ सबका जवाब दिया। 10 मिनट तक वो एमएसपी ही समझाते रहे। इसे सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान भी देखें और पंजाब हरियाणा के साथ यूपी बिहार के किसान भी समझें। गेहूं पर यूपीए सरकार के वक्त एमएसपी थी 1400 रुपए प्रति क्विंटल। मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 1975 रुपए किया। धान पर यूपीए सरकार ने 1310 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी दी, मोदी ने इसे बढ़ाकर 1870 रुपए किया। ज्वार पर मनमोहन सिंह सरकार 1520 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी देती थी, मोदी सरकार अब ज्वार पर 2640 रुपए एमएसपी देती है। मसूर की एमएसपी प्रति क्विंटल 2950 रुपए थी, मोदी सरकार ने इसे बढ़ाकर 5100 रुपए कर दिया। मनमोहन सिंह सरकार चने पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी देती थी, अब प्रति क्विंटल 5100 रुपए एमएसपी मिलती है। तूर दाल पर पिछली सरकार 4300 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी देती थी, मोदी सरकार 6000 रुपए एमएसपी देती है। इसी तरह मूंग पर एमएसपी थी 4500 रुपए प्रति क्विंटल, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 7200 रुपए कर दिया। मैं विश्वास से कहता हूं कि हमने हाल में जो कृषि सुधार किए हैं उसमें अविश्वास का कारण ही नहीं है, झूठ के लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं अब आपसे कृषि सुधारों के बाद बोले जा रहे सबसे बड़े झूठ के बारे में बात करूंगा। बार बार उस झूठ को दोहराया जा रहा है, जोर जोर से बोला जा रहा है, जहां मौका मिले वहां बोला जा रहा है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने किया। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। मोदी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई, साथ ही एमएसपी पर किसानों की खरीद भी बढ़ाई। गेहूं और धान की खरीद दोगुनी की तो दलहन की खरीद 78 गुना। इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को हुआ, पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर हुआ। प्रधानमंत्री ने
ने दालों का एग्जाम्पल देकर किसान भाइयों को समझाया। यूपीए सरकार के वक्त अफ्रीकी देशों से दालें आयात करने का जमाना अगर आपको याद न हो तो हम आपको याद दिला देते हैं। 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले तूर दाल 200 रुपए किलो तक पहुंच गई थी। ग्राहक दुकान में 1 किलो दाल के 200 रुपए चुकाता था। किसानों को एमएसपी के नाम पर बस 43 रुपए मिलते थे। आज तूर दाल अगर 100 रुपए किलो है तो किसान भाई को 60 रुपए मिलते हैं। यूपीए सरकार के वक्त मूंग दाल का भाव 180 रुपए किलो तक पहुंच गया था। तब किसानों को एमएसपी के सिर्फ 45 रुपए मिलते थे। आज मूंग दाल अगर 100 रुपए किलो है तो मोदी सरकार किसान भाई को 72 रुपए एमएसपी देती है। चना और मसूर उगाने वाले किसानों को भी पता है कि मोदी है तो बेनिफिट है। फल और सब्जी उगाने वाले किसान हो या गन्ना किसान, मोदी ने सबका ख्याल रखा है। मोदी के बारे में किसान भाइयों को बहकाने वालों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 53 मिनट में सबको तार तार कर दिया। देश हमारी नीयत में गंगा जल और मां नर्मदा के जल जैसी पवित्रता भी देख रहा है। प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से 53 मिनट बात की और राहुल गांधी ने 2 लाइन में अपना रिएक्शन दे दिया। राहुल गांधी के 2 लाइन से आप समझ जाएंगे कि किसानों के बीच झूठ की खेती कौन कर रहा है। नरेंद्र मोदी का इशारा किन नेताओं की तरफ था, आज उन नेताओं को भी एक्सपोज करते हैं। मोदी सरकार आने के बाद में कानून आए हैं तो वो तो पूरे देश के लोगों को बर्बाद करके रख प्रधानमंत्री को पूरे देश के किसानों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहिए। किसानों को कोई गुमराह नहीं कर रहा। हम किसान आप खुद अपना हक लेना जानते हैं। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों के दिल और दिमाग पर प्रधानमंत्री की बात का कोई असर हुआ या नहीं, जवाब आप खुद सुनिए। जब से कृषि के बिल आए हैं तो मोदी जी तो तब से ही कह रहे हैं कि ये किसानों के हक के बिल है। मोदी जी तो ये भी कह रहे हैं कि किसानों की आमदन 2022 में दुगनी कर दी जाएगी। मोदी जी और बहुत कुछ कह रहे हैं। और मोदी जी जितने कानून लेके आए हैं, नोटबंदी किया हुआ है, वो जीएसटी लगाया हुआ है और तमाम तरह का जो मोदी सरकार आने के बाद में कानून आए हैं तो वो तो पूरे देश के लोगों को बर्बाद करके रख दिया हुआ। जीडीपी कहां से कहां चला गई हुई है। प्रधानमंत्री जी विपक्ष को क्या बोल रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये पीएम चाहे कोई भी हो, जो कॉरपोरेट घराने हैं, अबानी अडानी हैं, टाटे बिरले हैं, जितने बड़े जो भी कॉरपोरेट घराने हैं, साम्राज्य कंपनियां हैं, ये चाहे वो पहली सरकार हो, ये सरकार अब जो है, जो मोदी की सरकार है, ये जो देश का जो सिस्टम है, ये उनके कहने पे चलता है। अब मोदी के 53 मिनट वाले संवाद पर टीकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों की प्रतिक्रिया सुनिए। प्रधानमंत्री को पूरे देश के किसानों का हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहिए कि कोरोना काल में किसानों ने इंडिया की बाह फड़ी है। ये किसान ना होते तो देखते इंडिया का क्या हाल होता। क्या दे रहे हैं हमको तोहफा, पता क्या दिया मोदी ने? 3 काले कानून हमारे पर कोरोना की आड़ में थोप दिए। कोरोना की आड़ ढाल बनाकर उसको फेंका। ये तो प्रधानमंत्री सरासर झूठ बोल रहा है। किसानों को सब पता है, किसानों को कोई गुमराह नहीं कर रहा। हम किसान आप खुद अपना हक लेना जानते हैं। ये 3 जो काले कानून हमारे ऊपर थोपे हैं उसको कैंसिल कराने के लिए हम घर से तुरे हैं। ये तो जुमले करता है, बेईमान बंदा है। इसको हम बेईमान कह सकते हैं, इंसान नहीं कह सकते। सिंघू और टीकरी बॉर्डर के बाद अब गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसानों का रिएक्शन सुनिए। इसके बाद हम कुछ जरूरी बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी को इतनी बड़ी बड़ी सभाओं में, सेमिनारों में करने की जरूरत ही क्या है? पूरी संसद को बुलाएं, 35 हमारे जो 40 हमारे किसान नेता उनको बुला लें, उनसे सेटिस्फाई हो जाएं, अपने आप पता चल जाएगा। ये तो प्रधानमंत्री जी भाषण इतने देने की जरूरत क्या है, सेमिनार करवाने की क्या जरूरत है? मोदी जी कच्छ में जाके 10 फार्मरों से बात कर सकते हैं, 10 किसान से बात कर सकते हैं। यहाँ चारों तरफ किसानों का मंच लगा हुआ है, दिल्ली से 15 किलोमीटर पे। उनके मंच पे आए कोई किसान नेता मना कर रहा है मत आइए, मत रखिए। आप लाखों किसान बैठे हुए, एक बार में समझा दें आके। आने वाली 26 तारीख में इस दिल्ली के अंदर हल क्रांति होगी, हल क्रांति जो आज से पहले कभी ना हुई हो। प्रधानमंत्री इतने जोर लगा रहे हैं, उन्होंने तन मन से जोर लगाया। 3 महीने से सरकार लगातार प्रयास कर रही है समझाने का। किसान
को असल में सरकार ने गधे घोड़े समझ लिया क्या? हम तो इशारे से समझ जाते हैं, तो हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी इतना हमें बेवकूफ़ ना समझें। नरेंद्र मोदी के 53 मिनट वाले भाषण के बाद सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से जैसी प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, उससे ऐसा ही लगता है कि अभी टकराव की स्थिति बनी रहेगी। बॉर्डर पर बैठे कुछ भोले भाले किसान हैं जो मोदी की बात को ना सुनना चाहते हैं और ना ही उसकी गंभीरता को समझना चाहते हैं। इसके पीछे की एक वजह किसानों के नाम पर हो रही शुद्ध देसी राजनीति है। एक तरफ मोदी देश के किसानों से बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके विरोधी कुछ ही घंटों के बाद एंटी मोदी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली जाती है। दिल्ली की सीमा पर बैठे लाखों किसानों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मध्य प्रदेश में किसानों से वार्तालाप का ढोंग और प्रपंच कर रहे हैं। सच्चाई यह है साथियों कि हिमालय की चोटी से भी ऊंचे अहंकार में डूबी मोदी सरकार के हाथ 24 अन्नदाताओं के खून से सने मोदी सरकार अब ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ी व्यापारी कंपनी बन गई है, जो किसान की मेहनत की गंगा को मैली कर मुट्ठी भर पूंजीपतियों को पैसा कमवाने को आमादा है। मोदी सरकार को किसान से छल, कपट, ढोंग और प्रपंच बंद करना चाहिए। यानी नीतियों का विरोध करो और उसी बहाने मोदी पर पर्सनल अटैक कर दो। इस वक्त भारत की विपक्षी पार्टियों की लाइन लेंथ बिल्कुल ऐसी ही है और यही बात कुछ किसानों के दिमाग में भी फिट कर दी गई है। ये राहुल गांधी जी की मानसिक आयु बहुत कम है, ऐसा मुझे लगता है। उनको समझ आती नहीं है। पहले कहते थे चौकीदार चोर है तो जनता ने ऐसा उनको पछाड़ा कि आज तक ढंग से उठ नहीं पा रहे। फिर कहते हैं ये चोरी कर ली, कानून लागू करके चोरी कर ली। अब ये बचकाने बयान देके, बचकाने ट्वीट करके तथ्यों और तर्कों को वो नकार नहीं सकते। वो कब समझेंगे मुझे समझ में नहीं आता। खेती को, किसानी को मन में आया और कोई भी ट्वीट कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ सप्रमाण सारी बातें कही है। अब राहुल जी को कैसे समझ में आएगी? उनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, पगडंडियां नहीं देखी। उनको तो ये भी पता नहीं है कि आलू जमीन के अंदर पैदा होता है कि जमीन के ऊपर पैदा होता है, गुड़ गन्ने से बनता है या मशीन में से निकलता है। अब उनको मैं कैसे समझाऊं? ये नेता केवल किसान के कंधे पर बंदूक रख के मोदी विरोध के कारण, मोदी जी से मैदान में मुकाबला नहीं होता तो अंध विरोध करो, मोदी जी को गाली दो और इसलिए किसानों के नाम पे कुछ न कुछ ऐसा करो जिससे मोदी जी को नुकसान पहुंचा सके। कसूर इन भोले भाले किसानों का नहीं है। इसके पीछे की राजनीति को एक शब्द में समझा जा सकता है कि सब मिले हुए हैं जी। लेफ्ट यानी वामपंथी विचारधारा से जुड़े किसान नेता आंदोलन खत्म नहीं होने देना चाहते और मोदी के राजनीतिक विरोधी इसी का फायदा उठा रहे हैं। कौन मांगा ये कानून लाए? सुधार सभी मांगे, लेकिन सुधार का मतलब ये कानून है? ये गलत, गुमराह कर रहे प्रधानमंत्री महोदय, ये गलत बात बता रहे हैं। ये गुमराह करने वाली बात, गलत रास्ता दिखाने वाली बात हम नहीं कर रहे। कोई भी राजनीतिक नेता नहीं है। इस तरीके के भाषणों से कोई मतलब नहीं। सुधार चाहिए कृषि क्षेत्र में, लेकिन किस तरीके की सुधार? अब सैकड़ों किसान यहाँ पे जो बैठे हैं विरोध करते हुए, वो अगर भलाई, क्या आप समझते हो कि वो नहीं समझते उनकी भलाई में क्या है? क्रेडिट अगर लेना है तो आप लीजिए, इनको वापस लो कानूनों को। प्रधानमंत्री महोदय से यही कहेंगे, क्रेडिट लो, आप इन कानूनों को वापस लो। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब मोदी ने किसानों की एक एक शंका का जवाब दिया है, एक एक डाउट क्लियर किया है और लगे हाथों मोदी ने नई बातें कहकर किसानों के भविष्य को एक नई दिशा भी दी है। और शायद यही बात मोदी विरोधियों के गले नहीं उतर रही। आप भी मोदी की ये बातें सुनिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। भारत की कृषि
भारत का किसान अब और पिछड़ेपन में नहीं रह सकता। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। मोदी ने जो इशारा दिया, जो बातें कही, अगर देश के किसान दुनिया के नजरिए से इसका पर्सपेक्टिव देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मोदी किसानों के किस फ्यूचर प्लान पर काम कर रहे हैं। अगर अमेरिका, कनाडा, इजराइल जैसे देशों के किसान खुशहाल रह सकते हैं तो फिर भारत के किसान क्यों नहीं? अगर विदेशों में रहने वाले किसान खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रोन से अपनी उपजाऊ जमीन पर कीटनाशकों का, खाद का छिड़काव कर सकते हैं, तो फिर भारत के किसान क्यों नहीं? अमेरिका जैसे देशों में खेती करने वाले किसान अगर डेटा एनालिसिस की मदद से अपनी पैदावार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं, तो फिर भारत के मेहनतकश किसान क्यों नहीं? ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में जैसे कोल्ड स्टोरेज है, जिस तरह की सुविधाएं हैं, वैसी सुविधा भारत के किसानों को क्यों नहीं मिल सकती? और उसी दिशा में तो काम हो रहा है। देश के किसानों को ये भी पता है। भंडारण, कोल्ड स्टोरेज यानी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। ये बात सही है कि किसान कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन फल, सब्जियां, अनाज, उसका अगर सही भंडारण न हो, सही तरीके से न हो, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये नुकसान सिर्फ किसान का ही नहीं, ये नुकसान पूरे हिंदुस्तान का होता है। पहले इसे लेकर भी बहुत ज्यादा उदासीनता थी। अब हमारी प्राथमिकता भंडारण के नए केंद्र, कोल्ड स्टोरेज का देश में विशाल नेटवर्क और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये भी हमारी प्राथमिकता है। भारत में कुल घरेलू उत्पाद में 17% योगदान कृषि क्षेत्र का है, जिस पर देश की 60% आबादी निर्भर रहती है। अमेरिका के बाद खेती योग्य सबसे अधिक जमीन भारत में है, लेकिन पैदावार में भारत अमेरिका से कहीं पीछे है। इसके कई कारण हैं। मसलन लंबे समय तक जितनी भी सरकारें आईं, उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लटकाए रखा, खेती से जुड़े लोगों को आधुनिक तकनीक से दूर रखा और बुनियादी ढांचे बनाने में जबरदस्त ढीलापन दिखाया। नतीजा ये हुआ कि किसान की न आय बढ़ी, न उन्हें सुविधा मिली। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर विदेशी दौरों पर गए हैं। इजराइल से लेकर कनाडा, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक बारीकी से चीजें देखी हैं, उसका अध्ययन किया है। चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, मोदी ने नए इनोवेशन को तरजीह दी है, पुरानी परंपरा तोड़ने की कोशिश की है। इसी दिशा में नई टेक्नोलॉजी, डाटा और ड्रोन का इस्तेमाल, नई बीज और खाद की क्वालिटी और एग्रो बिजनेस का उदय किसानों के बेहतर भविष्य की ही नींव है। इन बदलावों ने कृषि क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी पहले से ज्यादा जगह दी है
और तीनों कृषि कानून की मदद से किसानों को हो रही जमीनी हकीकत से जूझने की सच्ची कोशिश भी की गई है। मकसद सिर्फ एक है, देश के किसानों का फ्यूचर ब्राइट हो। मुझे खुशी है कि देश भर में किसानों ने नए कृषि सुधारों को न सिर्फ गले लगाया है, बल्कि भ्रम फैलाने वालों को भी सिरे से नकार रहे हैं। भारत का किसान बदलते समय के साथ चलने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मेरे देश का किसान चल पड़ा है। नए संकल्पों के साथ नए रास्तों पर हम चलेंगे भी, और यह देश सफल होगा, ये देश का किसान भी सफल होगा। मोदी ने भविष्य बदलने का आइडिया दिया है। अगर इसके बाद भी किसानों को लग रहा है कि इसमें उनका क्या फायदा है, तो उन्हें याद रखना चाहिए कि दुनिया के बाकी मुल्कों में भी खेती अब उस तरीके से नहीं होती जैसी सालों पहले होती थी। और आइए अब हम बंगाल की सियासत की बात करते हैं, जहां पर कल बड़ी हलचल का दिन है और भारी हंगामा भी हो सकता है। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह का कल बंगाल शो है। मिदनापुर में अमित शाह के उसी शो में ममता बनर्जी की पार्टी छोड़कर आए सीनियर लीडर शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। बीजेपी के एक नेता ने तो यहां तक दावा कर दिया आज की दीदी की पार्टी के तकरीबन 60 एमएलए बीजेपी के कांटेक्ट में हैं। क्या ये मुमकिन है कि एक साथ ममता बनर्जी की पार्टी इस तरीके से टूट जाए? इन सारे सवालों के जवाब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय से हम पूछेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले हैं किसी भी वक्त। और आपको बता दें, आपको याद होगा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कुछ दिनों पहले जब बंगाल दौरे पर गए थे तो उस वक्त कैसी हिंसा हुई थी, वायलेंस हुआ था। उनकी गाड़ी के काफिले के ऊपर पथराव कर दिया गया था। खुद कैलाश विजयवर्गीय एक गाड़ी में उसी काफिले में थे और एक भारी पत्थर शीशा तोड़ता हुआ उनकी गाड़ी के अंदर आकर उनको लगा था। उनके हाथ पर काफ़ी चोट भी आई थी। कल क्या ऐसे किसी और हंगामे की आशंका अभी भी वो देख रहा है? ये सीधे हम उन्हीं के पास चलते हैं। कैलाश जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद सर जी। हम अभी बात कर रहे थे कैलाश जी की नड्डा जी के दौरे पर जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा और स्तब्ध रह गया। आपकी और ममता बनर्जी के बीच जिस वक्त जो आर पार की लड़ाई चल रही है, इसमें जानें भी जा रही हैं, खून भी बह रहा है, पत्थर भी चल रहे हैं, जाने कौन सी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ये चुनाव की। लेकिन कल तो सब शांत रहेगा ना? नहीं, हम तो अपेक्षा यही करते हैं, सुबह जब बंगाल में जाते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आज कोई खून खराबा नहीं हो और किसी खून खराबे की फोन भी नहीं आया। और दुर्भाग्य से ऐसा एक दिन भी नहीं जाता है कि ऐसा फोन नहीं आता है। कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं पे रोज हमले हो रहे हैं और नड्डा जी के हमले के बाद भी हमने 5 कार्यकर्ताओं को और खो दिया अभी, क्योंकि वो हमारा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, घर घर जा रहे हैं तो उन कार्यकर्ताओं पर भी हमला हुआ है। तो गोली, बम और हथियार ये बंगाल की राजनीति का एक हिस्सा बन गई, हिंसा की राजनीति दुर्भाग्य से। और यही हमें समाप्त करना है, क्योंकि बंगाल एक गौरवशाली प्रदेश रहा है हमारे प्रदेश का। बहुत ही समृद्ध संस्कृति रही है, कला, साहित्य, हर क्षेत्र में बहुत आगे रहा है बंगाल। और बंगाल अब बम और गोलियों की आवाज गूंजने से वे सारी श्रेष्ठता बंगाल की दिखाई नहीं दे रही है। हमें उस बंगाल को उभारना है और सोनार बांग्ला बनाना है। और हमें लगता है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में आने वाली विधानसभाओं में सरकार बनाएंगे और सोनार बांग्ला का सपना जो बंगाल का है इसको पूरा करेंगे। लेकिन कैलाश जी, जो कुछ नड्डा जी के कार्यक्रम में हुआ था उसके बाद ममता बनर्जी ने तो उल्टा आपकी पार्टी के लोगों को जिम्मेदार ठहराया। यहाँ तक कहा कि आप लोगों की काफिले में इतनी गाड़ियाँ थीं इसीलिए वहाँ हालात बिगड़ गए। बहरहाल उसके बाद से केंद्र सरकार भी एक्टिव हुई, राज्यपाल महोदय ने भी बहुत सख्त टिप्पणियाँ की हैं। इस वक्त आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल का प्रशासन तटस्थ है और कम से कम सिक्योरिटी के मामले में, सुरक्षा देने के मामले में, जब बड़े नेता जा रहे हो देश के, तो कोई कोताही नहीं होगी? देखिए, ऐसा है कि वहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक दिन पहले से इकट्ठा हो रहे हैं। जब नड्डा जी के कार्यक्रम के दौरान तो हमने स्टेट गवर्नमेंट के होम सेक्रेटरी को ईमेल कर दिया था, रात हुई कि हमें जानकारी मिली कि वहाँ इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इतने लोगों का खाना बन रहा है, 10,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 2 स्थानों पर 10,000 लोगों का भी खाना बन रहा है। तो आप जरा इसको देखिए, ऐसा नहीं हो कि अच्छा एकमात्र रोड है वहां से निकलने की, गंगा सागर जाने की, तो और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हमने पहले ही अवगत करा दिया था। पर अब देखिए, डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग आंदोलन करते हैं। हमने युवा मोर्चे का सिलीगुड़ी में आंदोलन किया, तो आपने देखा होगा, आपने खुद ने काफी उसको चलाया कि हम पे
देसी बम तो टीएमसी के लोगों ने, गुंडों ने फेंके, और पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैन चार्ज और पेलेट गन चलाई। तो ये सब हमारे लिए है। और टीएमसी के लोग 10,000 लोग इकट्ठे होकर नड्डा जी के काफिले पर हमला कर सकते हैं, हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, और ये पुलिस के सामने करते हैं। तो इससे पता लगता है कि अराजक है। फिर इससे भी बड़ी बात जो हुई है कि उसके बाद शाम को जो ममता जी का बयान था, उन सब गुंडों को संरक्षण देते हुए, और ममता जी ने नड्डा जी पे ब्लेम किया। मैं समझता हूँ उससे पूरा बंगाल आहत हुआ। बंगाल का रहने वाला हर व्यक्ति आहत हुआ। दुनिया भर में फैले हुए बंगालियों में ऐसा लगा कि ये तो हमारा अपमान हो रहा है वहां पर। तो मेरे पास बहुत सारे फोन भी आए। तो मैं समझता हूँ कि अक्षम्य अपराध ममता जी के नेतृत्व में हुआ है, और इसकी सजा ममता जी को मिलेगी, और इसकी शुरुआत हो गई है। अब देखिए कि बहुत सारे लोग टीएमसी छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था। आपने कहा कि इसकी सजा ममता बनर्जी को मिलेगी, तो उनकी सजा की शुरुआत है ये कि अब आप उन्हीं के सिपहसालारों से लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि आप तो जानते हैं कि 5 साल पहले जब मैं प्रभारी बनकर आया था, जब भारतीय जनता पार्टी हमारी चौथे नंबर पर थी, और धीरे धीरे तो उस समय हमले होते थे सीपीएम पे और कांग्रेस पे। हम लोग आराम से अपने संगठन का विस्तार करते थे। और जब 2016 में पंचायत के चुनाव हुए और हमने हमारी ताकत दिखाई कि हम देखिए अब इतनी बड़ी ताकत में हो गए, उसके बाद से हम पे हमले होना चालू हो गए। तो यहाँ पर तो जो ताकतवर राजनीतिक दल विपक्ष में रहता है, उसके ऊपर उसको टारगेट करती है ममता जी और टीएमसी की सरकार पूरी की पूरी। और इसीलिए हमने बहुत कुछ खोया है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पर 2/3 बहुमत से, पर हमने खोया बहुत कुछ है। हमने 135 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को खोया है, और आप समझ सकते हैं कि 135 परिवार के व्यक्ति इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बलिदान हो गए। एक बहुत बड़ा बलिदान है, पर इस बलिदान का जो असर है वो ये है कि बंगाल के संस्कार बचेंगे, बंगाल की संस्कृति बचेगी, घुसपैठियों से प्रदेश बचेगा, घुसपैठियों के साथ जो सारी विकृति आ रही है उससे प्रदेश बचेगा। और एक सोनार बांग्ला का जो सपना है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने और अरविंदो जी ने दिया था, उस सोनार बांग्ला की दिशा में हम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। कैलाश जी, लेकिन हम अक्सर तस्वीरें देखते हैं, आती हैं आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं में, तृणमूल पार्टी के वर्कर्स के बीच में झड़प हो गई। अब आप कह रहे हैं कि वो बम चलाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो उसके जवाब में ऐसा तो है नहीं कि आपके वर्कर उनको फूल देते होंगे? देखिए, हमने तो फूल ही दिए, हमने तो पत्थर उन्होंने फेंके, हमने तो फूल ही दिए। और कार्यकर्ता स्तर पे कई बार प्रतिवाद हो जाता है, पर हम कभी भी हिंसा को प्रमोट नहीं करते। हम अगर कार्यकर्ता करते तो हम उन्हें समझाते कि हमें डेमोक्रेसी में हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम ताकतवर नहीं। आज हमारी ताकत बहुत बड़ी है। यदि वो हमारे एक मारे तो हम भी उनके 2 मार सकते हैं। पर अगर ये वाली संस्कृति में भारतीय जनता पार्टी चले जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में क्या अंतर रहेगा? और इसलिए हम डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारा भली बलिदान हो जाए, बाकी डेमोक्रेसी स्वच्छ रहे, पवित्र रहे, ये हमारा संकल्प है। और इसीलिए हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दे रहे। छूट-मूट घटनाएं होती होगी, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ। आखिर जोश तो आएगा ही। कोई एकदम गाली दे दे, लपड़ मार दे तो आदमी को गुस्सा तो आ ही जाता है, ये स्वाभाविक होगा। पर एज ए पार्टी, जिस प्रकार ममता जी एज ए पार्टी लीडर इस चीज को प्रमोट करती है, ऐसे लोगों को, ऐसे हरकत करने वाले लोगों को संरक्षण देती है, हम ऐसे लोगों को संरक्षण देंगे, हम समझाइश करते हैं। अब एक सवाल खास तौर पर शुभेंदु अधिकारी को लेकर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, बड़े नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, ये अब ये औपचारिकता है कि वो अमित शाह जी के मौजूदगी में आपकी पार्टी ज्वाइन करेंगे कल? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे पास सूचना आई है कि कल वो आना चाहते हैं, और हमने उन्हें कहा है कि आप आइए। और अच्छे नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता, और अच्छी उनकी पृष्ठभूमि है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो पार्टी और मजबूत होगी, और उनको भी हम जिस सम्मान के वो अधिकारी, वो सम्मान हम देंगे। कैलाश जी, आप चुनाव लड़ा रहे हैं अपनी पार्टी को वहां पर तो जाहिर है आप अपनी पार्टी बेहतर करेगी ऐसी बात बोलेंगे, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि बड़े नेता, खासकर वो भी सत्तारूढ़ दल के, सरकार के, वो पार्टी तब छोड़ते हैं या वो शिप तब बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि ये पुरानी वाली नाव डूबने वाली है और अभी नई कोई नाव चलने वाली है। ऐसे हालात बन गए हैं क्या? निश्चित रूप से बंगाल में ऐसे हालात बन गए हैं। सबको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ रही है, टीएमसी जा रही है, ये सबको लग रहा है।
नहीं, लेकिन इसीलिए मैं कह दूं, मैंने आपसे मैंने आपको इतना सरल सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपके 3 विधायक जीत के आए थे 2016 में, और अब आपकी पार्टी के नेता बोलते हैं कि हम 200 जीतेंगे, तो ये थोड़ा हजम नहीं होता? हजम तो लोकसभा चुनाव में भी किसी को नहीं हो रहा था। जब हमारे 2 ही सांसद थे और हमने कहा था कि हम 20 जीतेंगे, तो लोगों ने बोला कि हवा मोड़ रहे हो आप। हम 18 जीते और लगभग 5 लोकसभा सीटों पर हम 10,000 से अंदर से हारे। वो भी थोड़ा सा हमारा मैनेजमेंट बिगड़ गया था, अदरवाइज वो भी हम जीते। तो हम 23-24 सीट जीतते। जो अध्यक्ष जी जो उस समय तत्कालीन अध्यक्ष थे अमित शाह जी ने कहा था कि हम 22 सीट जीतेंगे, तो हम 22 के आंकड़े को पार करके 23 सीट जीतते। पर वो भी हजम नहीं हो रहा था लोगों को, आज भी हजम नहीं हो रहा है। पर आप मान के चलिए कि आपको जिस समय रिजल्ट आएगा आपका हजमा बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, पिछले 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर 4 नेता शुभेंदु अधिकारी समेत तृणमूल कांग्रेस छोड़ चुके हैं। खबर ये आ रही है कि इनकी संख्या और भी बढ़ सकती है, तो शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ और भी कोई लोग हैं जो आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाले कल? देखिए, हमारे पास तो 20-25 विधायक संपर्क में है, पर हम उन्हीं को लेंगे जो पार्टी के लायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की, उनको लेने से छवि खराब नहीं तो बहुत सारे लोग, 20-25 विधायकों की हमारे पास सूची आ चुकी है। पर हाँ, कल हम मुझे लगता है कि एक अच्छी बड़ी संख्या के साथ शुभेंदु जी के साथ लोग आएंगे, उसमें विधायकों की संख्या भी अच्छी हो। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश विजयवर्गीय जी, हमसे बात करने के लिए। दावा उनका आपका देखा जाएगा, परखा जाएगा चुनाव के बाद। कह रहे हैं कि सरकार बनेगी इस बार भारतीय जनता पार्टी की। शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अभी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है, इसकी वजह आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।